मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, हमारे देश के अंदर एक बहुत ही मशहूर कहावत है और वो कहावत ये है कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। हमारे देश के अंदर अगर देखा जाए तो जो पुराने से पुराना मुल्ला है वो भी ज़्यादा ही प्याज खाता है, तो नया मुल्ला तो और भी ज़्यादा प्याज खाएगा। और अगर कहीं वो कन्वर्टेड मुल्ला हो तब तो वो और ज़्यादा प्याज खाएगा। और आजकल ये ज़्यादा प्याज जो है वो खाने का शौक अब ए.आर. रहमान को भी लग गया है। वो ए.आर. रहमान जिनका नाम पहले दिलीप कुमार था, हिंदू थे, कन्वर्ट हो गए। तो कन्वर्ट होने के बाद अब उनको यह समझ में आ रहा है कि देश का माहौल बदल चुका है, पावर शिफ्टिंग हो चुकी है, इसीलिए उनका करियर डूब रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ये जो ए.आर. रहमान के अंदर का मुल्ला जागा है, याद कीजिए हमारे देश के अंदर कितने सारे ऐसे लिब्रांडू हैं जो ये कहते थे कि साहब ए.आर. रहमान को देखो, उसने वंदे मातरम का गाना गाया है, कहते थे ना। आप समझ में आ रहा है? तो आज थोड़ा ए.आर. रहमान के अंदर जो ये नया मुल्ला पैदा हुआ है उसका विश्लेषण करेंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर एक उभरते हुए राजनीतिक सलाहकार हैं, एक यूट्यूबर हैं, लेकिन कहते हैं कि अखिलेश यादव के परिवार के काफ़ी करीबी हैं। कहते हैं कि अखिलेश यादव के बहुत करीब हैं, उनके ट्वीट लिखते हैं। तो उनके एक कार्यक्रम में उनके एक सहयोगी ने आज चैट जीपीटी की जात पता कर ली। यानी रवीश कुमार पूछते थे ना साहब कौन जात हो, कौन जात हो, अब वो चैट जीपीटी से पूछा जा रहा है कि भाई कौन जात हो, मनवादी हो कि बाबन हो कि ठाकुर हो, का हो। आज इन दो विषयों पर आपसे हमारी चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे ए.आर. रहमान से। मित्रों, ए.आर. रहमान की उम्र जब 9 साल थी तो उनके पिता शेखर कुमार की मौत हो गई थी। उनके पिता शेखर कुमार बहुत ज़्यादा बीमार थे। ए.आर. रहमान का नाम तब दिलीप कुमार था और उनकी माता का नाम कस्तूरी था। उनके पिताजी बहुत बीमार हुए तो वो कहते हैं कि उनका परिवार अपने पिताजी के लिए सलामती की दुआ मांगने के लिए कोई एक सूफी संत जिसका नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शरण में पहुंचा किसी सूफी दरगाह पर। लेकिन उनके पिताजी इसके बाद भी ठीक नहीं हुए, उनके पिताजी ठीक नहीं हुए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस बीच ए.आर. रहमान के परिवार पर उस शेख का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मुलाकात हुई, प्रभाव बढ़ गया। कहते हैं कि इसके बाद ए.आर. रहमान की बहन की भी तबीयत खराब हुई। फिर ये लोग उस सूफी के पास पहुंचे। सूफी ने इनको समझा दिया, साहब कि जो है अब तुम आए हो, तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक हो जाएगी। उनकी बहन की तबीयत ठीक हो गई और जाहिर सी बात है कि उसमें हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं का योगदान रहा होगा। अगर सूफी का चमत्कार होता तो पिताजी क्यों मरे होते 9 साल की उम्र में। लेकिन हिंदू जो होता है ना, वो ऐसी ही मूर्खताएं करता है। ये जो इस तरह के सूफी होते हैं ना, ये बड़े तेज होते हैं दिमाग के। और कहते हैं कि उसी सूफी के प्रभाव में आकर के दिलीप कुमार, जिनका नाम दिलीप कुमार था, उन्होंने अपना नाम बदल करके अल्लाह रखा रहमान यानी कि ए.आर. रहमान कर लिया। कन्वर्टेड हिंदू बन गए। लेकिन फिर भी किसी को कभी ये
अंदर से यकीन नहीं हुआ कि इस आदमी के अंदर भी एक मुल्ला छुपा बैठा है, इस आदमी के अंदर भी एक कट्टरपंथी छुपा बैठा है। लेकिन वो कट्टरपंथी उस वक्त बाहर आ गया, वो जो मुल्ला था उस वक्त बाहर आ गया जब वो बीबीसी को एक इंटरव्यू दे रहे थे। बीबीसी को दिए इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि साहब अब माहौल बदल गया है, 7-8 साल से पावर शिफ्टिंग हो गई है, अब हमें काम नहीं मिल रहा, हमारे काम को पसंद नहीं किया जा रहा। ये सब कहने के पीछे भाव ये था कि क्योंकि मैं AR रहमान हूं, अल्लाह रखा रहमान हूं, इसलिए क्योंकि सरकार बदल गई है, सरकार मोदी जी की आ गई है, सरकार हिंदुत्व की आ गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके बाद उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया कि साहब छावा फिल्म जो है वो विभाजनकारी है, संभाजी महाराज की बहादुरी दिखानी थी मगर उसमें कुछ और दिखा दिया गया, विभाजनकारी दिखा दी गई। इस पर उस इंटरव्यू पूछने वाले ने, जो कि वो भी जिहादी ही था, उसने कहा कि फिल्म तो ठीक है पर इस फिल्म में जो ये सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह जो होता रहता है, इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। यानी आप देखिए कि आप अगर कोई व्यक्ति वो दानव है तो उस दानव के सामने अगर आप शीशा रख दें तो वो दानव कहता है देख करके कि यार ये ऊपर मेरे सींगें दिख रही हैं, ये तो मेरे मुंह में खून लगा हुआ नजर आ रहा है, ये तो मुझे आतंकवादी दिखाया जा रहा है। फिर कहता है नहीं नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है। मतलब वो अपने आप के उस होने से इनकार कर रहा है। छावा फिल्म में वही दिखाया गया जो इतिहास में लिखा हुआ है। और छावा फिल्म एक छावा उपन्यास पर, अगर आपने पढ़ा हो कभी विश्वास पाटिल का उपन्यास छावा, बहुत शानदार लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए, विश्वास पाटिल का, बहुत शानदार, जबरदस्त। मतलब उस उपन्यास के मुकाबले तो ये फिल्म छावा कहीं ठहरती नहीं, जबकि छावा इतनी बड़ी सुपरहिट हो गई, मगर वो उपन्यास अगर आप पढ़ लेंगे तो आप अंदर से आप कांप जाएंगे, कहेंगे कि क्या बहादुरी थी, वाह क्या बात थी, कैसे आंख निकाली गई, कैसे हाथ काटे गए, कैसे जुबान काटी गई। और सिर्फ ये सब जो हो रहा था, ये सिर्फ इसमें तो सिर्फ छावा के जो नायक थे संभाजी महाराज को दिखाया गया। पर सबसे पहले तो जीभ काटी गई थी कवि कलश की, क्योंकि उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। जब औरंगजेब ने कहा कि ये संभाजी महाराज को तकलीफ नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा है संभाजी महाराज को, इतनी यातनाएं दे रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि इसका जो ये कवि कलश, इसका जो दोस्त है, मित्र है ना, इससे गाली दिलवाओ इसको, तो फिर खुशी होगी आपको और तो फिर दुखी होगा, ये टूट जाएगा एकदम से, और इसके बदले में कवि कलश की जान बख्श दी जाएगी। कन्नौज के ब्राह्मण थे कवि कलश। आज हमारे देश के अंदर फैशन चल गया है ना कि ब्राह्मणों को गाली दो, ब्राह्मणों यूरेशिया जाओ, ब्राह्मणों तुम तो विदेशी हो, ये सब जो झूठ का व्यापार चल रहा है ना, वो कवि कलश भी ब्राह्मण थे कन्नौज के। और संभाजी महाराज अगर आज होते ना तो उनकी गिनती ओबीसी में होती। संभाजी ओबीसी हो गए, कवि कलश ब्राह्मण हो गए, जनरल कास्ट के हो गए। और जब कवि कलश से ये ऑफर रखा औरंगजेब ने उनको बुला करके अलग से कि तुमको जो है 2-4 लाइनें जरा संभाजी पर लिख दो, बैंक कस दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। उसके बाद फिर संभाजी महाराज ने अपने कवि कलश ने अपने कविता के छंदों में ही संभाजी महाराज की वीरत्व को प्रशंसित किया और औरंगजेब को लात मार दी। इसके बाद औरंगजेब इतना गुस्सा हुआ कि उसने कवि कलश की जीभ को ही काट दिया। यानी सबसे पहले जीभ किसकी काटी गई? कवि कलश की जीभ काटी गई, जो कि क्या थे? कन्नौज के ब्राह्मण थे। उसके बाद फिर किसकी बारी आई? संभाजी महाराज की बारी आई, जो कि कौन थे? ओबीसी थे आज के हिसाब से अगर देखो तो। मैं आज इस भाषा में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि दिल दुखी हो जाता है जब यूजीसी जैसे कानून आते हैं। तो जरा आप सोचो
कि किस तरह से इस देश में इस संस्कृति को बचाने के लिए सारे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल कास्ट सब मिलकर के किन लोगों से लड़ रहे थे, विदेशियों से लड़ रहे थे, आक्रांताओं से, मुगलों से, हमलावरों से लड़ रहे थे। और आज वो सारे के सारे लोगों ने हमको बांट दिया, राजनीति करके हमें खत्म करने की पेतुले में। ये सच जानने की जरूरत है, ये सच बताने की जरूरत है। तो छावा फिल्म से ज्यादा तो अगर आप उस उपन्यास को पढ़ेंगे, छावा उपन्यास जो विश्वास पाटिल का है, बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार, पढ़िएगा उसको। तो उस छावा फिल्म में तो पूरा सच दिखाया ही नहीं गया, लेकिन उसी सच को, उस 10% सच को देख करके AR रहमान कह रहे हैं साहब कि छावा फिल्म विभाजनकारी है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? ये दरअसल आपके साथ में आप पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया, पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया। अगर इतिहास की किताबों में कभी संभाजी महाराज के साथ हुई निर्दयता, क्रूरता, नृशंसता के बारे में बताया गया होता, तो शायद अगर AR रहमान ने कभी इसको अपने बचपन में पढ़ा होता, तो शायद आज वो इतना बड़ा होकर ये नहीं कहता और ना इस्लाम को स्वीकार करता। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को इतना अंधेरे में रखा कि आज हिंदू ही खलनायक हो गया। आज ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर क्यों दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हैं। मुझे आज समाचार मिला है कि हो सकता है कि UGC के मामले में कुछ बदलाव हो। ऐसा नहीं कि अगर हम UGC का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम प्रधानमंत्री मोदी को बोलेंगे कि तुम सत्ता से हट जाओ, बीजेपी को वोट मत दो। नहीं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। विरोध करिए पूरा, लेकिन गाय अगर अपने मालिक से नाराज होगी तो क्या करेगी? क्या कसाई के पास चली जाएगी? कांग्रेस के पास जाने का तो विकल्प ही पैदा नहीं होता, वो तो मुस्लिम लीग है। तो हम कभी नहीं कहेंगे। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये बहुत बड़ा है अपने आप में कि किस तरह से ये लोग एक हिंदुत्ववादी सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हिंदुओं ने अपना बहुमत चुन करके अपना प्रधानमंत्री चुन लिया, इस चीज को ये लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। हिंदू एकजुट हो गया, 10-20% एक साथ वोट दे रहा है, एक उनका अपना इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है, उनकी आवाज सुनी जा रही है, तो इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये असली सच है। लेकिन एक सच और भी है, और वो सच ये है कि दरअसल AR रहमान के साथ समस्या ये हो गई है कि AR रहमान के 4 कारण हैं जिसकी वजह से उनको फिल्में कम मिल रही हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अब फिल्म इंडस्ट्री में रीमिक्स का दौर चल रहा है। AR रहमान रीमिक्स नहीं करते हैं, वो रीमिक्स के खिलाफ है। दूसरी, उनको जो ऑस्कर मिला उससे उनकी कीमत बढ़ गई और एक धारणा बन गई इंडस्ट्री में कि भाई देखो, इनकी बहुत महंगे हैं ये, इनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना पैसा इनको नहीं दे सकते, इसलिए काम कम मिलता है इनको। तीसरा, ये स्वयं भी उपलब्ध नहीं रहते हैं। ये मुंबई की पार्टियों में नहीं जाते, मुंबई में रहते नहीं, चेन्नई में अलग थलग रहते हैं और अक्सर दुबई रहते हैं। तो भाई, जब जाहिर सी बात है कि जो खान गैंग्स का प्रभाव कम हो गया, लोग कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम का भी प्रभाव कम हो गया, पैसा वैसा नहीं आता वहां से, तो क्या वही पावर शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं क्या? जरा और देखना चाहिए, बात कर सकते हैं। तो एक तो मसला ये हुआ। दूसरा जो मामला है वो है लक्ष्मण यादव का। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कभी प्रोफेसर थे, अब इस समय यूट्यूबर हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, लेखक कहते हैं। उन्होंने उनकी शादी जो है, उन्होंने अपनी शादी किसी राजपूत लड़की से की है, नाम उनका लक्ष्मण यादव है। कहते हैं कि अखिलेश यादव की ट्वीट वगैरह वही लिखते हैं आजकल, उनके करीबी बताए जाते हैं। वो अपनी एक पुस्तक लॉन्च कर रहे हैं, जातिवाद। उस पुस्तक की लॉन्चिंग में उनके साथ एक व्यक्ति कोई बैठे हुए थे, उन्होंने ये बोला कि जो ChatGPT है, जो AI है, उससे कुछ भी पूछो तो वो मनुवादियों जैसे जवाब देता है। यानी आज उनको ये लग रहा है साहब कि बताइए, ये जो AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी तो वही बात कर रहा है जो मनुवादी करते हैं, यानी कि इनकी मनुवादी हो गई ये।
तो आजकल बड़ी चर्चा है इसकी भी, भैया रवीश कुमार पूछते थे कौन जात हो, ये पूछ रहे हैं साहब की जो है तुम तो, ये तो एआई से भी पूछ रहे हैं कौन जात हो, एआई की जात पता कर रहे हैं। मतलब काम नहीं करना, मेहनत नहीं करना चाहते। अगर इतनी नफरत हो रही है एआई से, तो एआई से ऐसे सवाल, एआई लॉजिक पे काम करता है, एआई जो है वो डेटा के एनालिसिस पर काम करता है। जो डेटा समाज में दिख रहा है वो डेटा वो दिखा देगा। जब समाज में दिख रहा है कि 90% जो केसेस हैं वो SC/ST एक्ट के फर्जी होते हैं, तो सवाल पूछोगे भाई केस फर्जी हैं कि असली हैं, क्योंकि कितने केस फर्जी, तो बता देगा कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और उसमें ये बताया गया कि साहब जो है वो क्या कहते हैं कि 80-70% केस जो होते हैं SC/ST एक्ट के वो फर्जी होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी उसको डिकोड करके एआई बता देगा। तो एआई मनवादी हो गया, फिर अब एआई ब्राह्मणवादी हो गया, एआई जो है वो भी जातवादी हो गया। तो भैया ये लोग मतलब इस तरह से इनका दिमाग कंगला हो चुका है, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह से फ्रस्ट्रेट है कि इनको अब ChatGPT, एआई, जेमिनी, इसमें भी इनको लग रहा है कि इनकी तो ये तो जात से मनवादी हो गए। तो आपकी इस पर क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।